नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस मौके पर पीएम ने रायबरेली को भी कई तोहफे दिए। इनमें वन स्टेशन वन उत्पाद के तहत रायबरेली जंक्शन को आंवले और गुड़ से बने स्टॉल के साथ ही हरचंदपुर स्टेशन पर गुड्स साइडिंग और एक वंदे भारत का तोहफा हासिल हुआ। प्रयागराज से चलकर लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत ट्रायल ट्रेन के पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने स्वागत किया। रायबरेली में तैनात रेलवे के मंडलीय सहायक अभियंता एसके पांडे ने बताया कि इस ट्रेन का शेड्यूल तय करने के बाद आगामी 14 मार्च को आम लोगों के लिए इसे समर्पित किया जाएगा। जी का कार्यक्रम था रेलवेज को एड्रेस करते हुए और 85,000 करोड़ की योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया है। हमारी जो वंदे भारत इस समय उसका एक टारगेट है कि लगभग हर महीने में 100 वंदे भारत ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करना। सीएए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पुलिस प्रशासन सीएए को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पूरी जानकारी के साथ पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पंकज के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे कि सीएए को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तनावपूर्ण माहौल खड़े होने की आशंका है, क्या वजह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है? जी देखिए, आपको बता दें कि सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यूपी में जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको लेकर के डीजीपी की तरफ से सीधे तौर पे निर्देश दिया गया कि वहां पे पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए और किसी भी तरह का जो है कि भीड़ इकट्ठा न होने दिया जाए। साथ ही साथ शांति के लिए वहां पे फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर जो बात करें तो अमीनाबाद से लेकर के पुराने चौक तक जो है कि पुलिस की लगातार मार्च कल शाम को देखने को मिली। आज सुबह में भी पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आया। आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि छुट्टी पे चल रहे यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो वापस आए और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो जिले हैं वो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं वो अलर्ट मोड पे रहेंगे और साथ ही साथ अफवाह को लेकर के किसी तरह का कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उस पर त्वरित एक्शन लिया जाए, यानी तुरंत कार्रवाई की जाए, लोगों को पकड़ा जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर जो है कि टेलीग्राम के जरिए किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज कोई कन्वे करने की या भेजने की कोशिश कर रहा है जिससे जो है कि हालात बिगड़ सकते हैं, उसको पुलिस तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेगी। एक तरह से देखा जाए तो यूपी के जो 75 जिले हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विशेषकर सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से अलर्ट मोड पे चल रहे हैं। हालांकि 75 जिलों में अभी भी कहीं से भी मतलब किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की जो खबर है वो अभी तक नहीं आई है और सीधे तौर पे डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए और जो त्योहारों का जो मौसम चल रहा है, रमजान का जो मौसम चल रहा है, उसमें इस तरह का भड़काऊ कोई कार्य ना हो पाए, इसको लेकर के लागू किया गया है कि प्रदेश जो है कि शांति और सुविधापूर्ण सुरक्षा के तौर पे चल सके और सीएए को लेकर के जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी। तो एक तरह से डीजीपी कार्यालय की तरफ से निर्देश 75 जिलों को जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, सीएए के इर्द गिर्द माहौल बनाने की कोशिश ना हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न केवल हर नाके पर, सड़कों पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाहों को बढ़ावा ना मिले। पंकज, ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में सीएए आ गई है। पक्ष विपक्ष दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। विपक्ष इसको चुनावी एजेंडा बता रहा है, तो क्या इसको लेकर भी राजनीतिक तरफ से भी माहौल खराब होने की आशंका उत्तर प्रदेश में है? जी
जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष जो है कि अपना बयान दे रहा है और सीधे तौर पे विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का एक ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि इससे पहले 2019 में भी सीएए पे जब चर्चा हुई थी तो जो है कि प्रदेश में बवाल हुए थे, दुनिया भर के लोगों ने प्रदर्शन किया था। जबकि सीधे तौर पे बीजेपी और डबल इंजन की सरकार का कहना है कि जो सीएए कानून आ रहा है इससे चूंकि देश में रहने वाले किसी भी वर्ग के किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बशर्ते जो तीन जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ से जो शरणार्थी के तौर पे जो प्रताड़ित लोग भारत में आके शरण लिए हुए हैं और 2014 तक जो है कि मांग की है कि उनको भारतीय नागरिकता दी जाए, तो कहीं ना कहीं इस कानून के चलते उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। और जो एक जो लोगों के अंदर अविश्वास था कि वो भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, पता नहीं मान्यता उनको मिलेगी नहीं, नागरिकता मिलेगी नहीं, उसका जो है कि मसला हल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको सीधे सीधे चुनावी एजेंडे के तौर पे लेके चल रहा है और सीधे तौर पे कहना है कि ये माहौल खराब करने वाली बात है। पहले 19 में भी इस तरह से बीजेपी की तरफ से ये चीज लाई गई थी और फिर अब जो है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो पंकज, संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन की भारी मुस्तैदी हो रही है। लगातार अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की और सकुशल चलाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपने बताया, लेकिन सरकार सीएए को लेकर के कह रही है कि जो बीजेपी के चुनावी एजेंडों में एक ये शामिल था, जिसको इस बार इन्होंने पूरा कर दिया है। मोदी की एक और गारंटी कह रहे हैं सीएए को, जो कि विपक्ष कह रहा है कि हमने पूरा कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या विपक्ष के आरोप में किसी तरह की कोई सच्चाई है? क्योंकि सीएए को लेकर माहौल खराब हो सकता है और निश्चित ही इसकी आशंका है, तभी प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी देखिए, आपको बता दें कि एक तो रमजान का महीना चल रहा है और उसमें भी सीएए एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के 2019 में भी बवाल हुआ था और सीधे तौर पे उस समय के सरकार का कहना था कि ये जो बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं जो भारत में एक बड़ी तादाद में ऐसे शरणार्थी लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी जो पड़ोसी मुल्क है वहां से उनको प्रताड़ित किया गया है, तब जो है कि भारत में आकर शरण लिए हैं और भारत में उनका विश्वास है कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद वो भारत के निवासी बन के यहाँ रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़े पैमाने पे बाहरी लोगों का देश में आना और ये मुद्दा उठना, बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि 19 में भी जो सीएए को लेकर के जो बीजेपी का कथन था वो यही था कि जो बाहर देश से लोग आए हैं उनको कहीं ना कहीं नागरिकता दी जाए। लेकिन विपक्ष इसको सीधे तौर पर ले रहा है कि ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने की बात है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी के एजेंडे की बात है और उस मसले को बीजेपी खत्म करना चाहती है, जो बार बार इंडिकेट करता है कि देश में बाहरी शरणार्थी के तौर पर लोग आकर के अवैध तरीके से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक वैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया बीजेपी बता रही है, जबकि चुनाव के पहले इस कार्यवाही को सीधे तौर पे विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक से जोड़ करके देख रहा है। बिल्कुल, तो कल सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, पूरे देश भर में सीएए अब लागू हो गया है। एक तरफ जहां सरकार इसको कह रही है कि मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई, वही विपक्ष कह रहा है कि ये एक चुनावी एजेंडा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलाई जाए, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जमीनी स्तर पर भी और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में हम सीएए को लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर है इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने आपको बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी की जा रही है, ताकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश, फिर चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या किसी और तरीके से हो, संभव ना हो सके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर से, जहां पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह से है आप देख सकते हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर पुलिस का अपराधों को रोकने के लिए अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गौ तस्कर के पास से तमंचा और 3 बाइक बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पूरी जानकारी के साथ रोहित चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रोहित के पास चलेंगे। रोहित, लगातार गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में रहती है, लगातार गौ तस्कर सामने आते रहते हैं। एक बड़ी सफलता एक बार फिर पुलिस को मिली है, लेकिन बावजूद इसके गौ तस्करी का सिलसिला क्या रुक नहीं रहा है? जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे जौनपुर जिला में
लगातार गौ तस्करों वाले को पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान करित में आज बीती रात में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और पैर में गोली लगी। 300 बोर 15 एक कारतूस और एक पिस्टल बरामद हुआ। पंकज, क्या इस व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है, जिसको उसके जरिए किसी माफ कीजिएगा रोहित, जिस तरह से एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है, क्या उनके जरिए पूरे रैकेट के भी खुलासे की उम्मीद है? क्योंकि गौ तस्करी का ये पहली खबर नहीं आ रही है। जी मैडम, बता दें आपको कि इसका खुलासा जारी पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित करके कार्रवाई विधित किया जा रहा है, जो कि थाना प्रभारी बदलापुर रोहित मिश्रा ने और थाना दो थाने के सुजानगंज में दोनों टीमों को गठित किया गया था, जो कि आज रात में सूचना मिलने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। परिषदीय स्कूलों में लागू किए गए डिजिटलाइजेशन के विरोध को लेकर जूनियर शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। बता दें कि सीएल अवकाश, छुट्टी के दिन काम करने का प्रतिकर देने, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लिपिक की तैनाती समेत 10 मांगों को लेकर शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जूनियर शिक्षक संघ जनपद उन्नाव हमारी प्रमुख मांगे डिजिटलाइजेशन के विरोध में है, क्योंकि हमें लैपटॉप दिए गए हैं मगर सिम नहीं दी गई, डाटा नहीं दिया गया है, तो वो कैसे चालू किए जाए। इसके विरोध में और हमारी 18 सूत्री मांगे हैं कि हमें अर्धावकाश दिया जाए, हमारी पदोन्नतियां की जाएं। जब तक ये मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, जब तक ये धरना। जौनपुर के जलालपुर में ट्रक बस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों ने 18 फरवरी को बाइक सवार दंपति को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट की ज्वेलरी, 23,000 नकदी समेत अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला? जी 18 फरवरी सन 2024 को कुठान थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कुठान पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागराशी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागराशी पतारसी के दौरान थाना कुठान के जालौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और सबसे पहले ये पूरा मामला क्या था, विस्तार में जानना चाहेंगे विवेक। जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जनपद जालौन के कुठान थाना क्षेत्र का है, जिसमें बीते 18 फरवरी को कुछ बदमाशों द्वारा एक दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसने पुलिस अधीक्षक जालौन ने टीमों का गठन किया और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। वाहन चेकिंग के दौरान कुछ बदमाश बाइक से आए और पुलिस से आकर के मुठभेड़, जैसे ही बाइक को रोकना चाहा तो पुलिस के साथ वो धक्का मुक्की और मुठभेड़ करने लगी। पुलिस ने और बदमाशों के बीच में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाश घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। जी, तो मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, 2 बदमाशों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद, पुलिसिया एक्शन के बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या किसी रैकेट के भी खुलासे की उम्मीद है? जी, आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हीराज राजर द्वारा एक बदमाशों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ टीमें लगातार जो है काम कर रही हैं। इस प्रकार की घटना देने वाले बदमाशों को लगातार पकड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको जो है ना जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है।
जी, एक इसमें एक नामी बदमाश था, पंकज नाम का बदमाश था, जिसके ऊपर 28 मुकदमे और रिजवान नाम के बदमाश के ऊपर 24 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। काफी लंबे समय से इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे। जी विवेक, कितने बदमाशों, 2 बदमाशों को गोली लगकर अभी घटना हुई है, जो जिन बदमाशों के नाम आप ले रहे हैं उनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके अलावा जो पुलिसिया एक्शन चल रहा है उसको लेकर के इलाके में इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या प्रशासन में कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है? जी, आपको बता दें कि जैसे कि हमेशा की बदमाश जो है घटना को अंजाम देने के बाद में वहां से रफू चक्कर हो जाया करते थे। पुलिस अधीक्षक की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई है। निरंतर जो है इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में अभी शांति का माहौल है और जनता अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रही है। निश्चित ही जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी, क्योंकि पुलिस के एक्शन में 2 बदमाशों को पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में उनको अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, घायल मुठभेड़ में बदमाशों को। और ये दोनों वो बदमाश है जिनके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार बदमाशों की धरपकड़ हो रही है, उससे जनता राहत महसूस कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बागपत में दबंगों ने एक दलित की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दबंगों की तलाश पुलिस को अभी भी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों के द्वारा एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी को निश्चित ही जेल भेज दिया गया है और 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना बिनौली पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 66/24 धारा 302/120 भादवी में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम आशीष उर्फ कल्लू पुत्र विजेंद्र निवासी जीवाना गुलियान है को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। बागपत में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना बिनौली पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 66/24 धारा 302/120 भादवी में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम आशीष उर्फ कल्लू पुत्र विजेंद्र निवासी जीवाना गुलियान है को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बिनौली पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के रेत मंडी में देर रात स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने में कामयाब रही। हालांकि नंदग्राम में रेल मंडी में ये आग की बड़ी घटना घटी, जिसके दौरान स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि स्क्रैप गोदाम में आग लगने की घटना से माल के नुकसान होने की खबर भी सामने आ रही है। स्क्रैप गोदाम में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। नंदग्राम में रेल मंडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। गोरखपुर जिले के कल्याणपुर गांव में बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 मकान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की एक और घटना सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में 2 मकान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पाई, तब तक 2 मकान आग की जद में आकर जलकर राख हो चुके थे। शॉर्ट सर्किट से यह भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 मकान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के द्वारा किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया। हालांकि 2 मकान में किसी के भी मरने की खबर इस घटना में सामने नहीं आ रही है, लेकिन नुकसान निश्चित ही हुआ होगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से 224 आवास आवंटित किए गए। पीएम आवास योजना के तहत गरीब बेसहारा परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं। इस दौरान एमडीए विभाग के उपाध्यक्ष और सचिव भी मौजूद रहे। पीएम आवास योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से ये आवास आवंटित किए गए हैं, जिसमें 224 परिवारों को आवास दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री के साथ 7 अधिकारी भी मौजूद रहे। गरीब बेसहारा परिवारों को आवास का आवंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें 224 आवास लॉटरी के माध्यम से गरीब बेसहारा परिवारों को आवंटित किए गए। मुजफ्फरनगर में भोपाल रोड पे एमडीए के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत पूल आवास निर्मित किए गए हैं। इसमें कुल 224 मकान निर्मित हैं, जिनके सापेक्ष कुल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो उसमें जो दिव्यांग श्रेणी और महिला श्रेणी, उभयलिंगी श्रेणी और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी है, इनके आरक्षण को मिला के कुल टोटल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और उसी के लॉटरी के माध्यम से बहुत पारदर्शी तरीके से इनका आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक आरक्षित सूची भी तैयार की जा रही है, जिनको आवंटन नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी कि अगर किसी कारण से किसी का आवंटन निरस्त किया जाता है तो उनको वेटिंग लिस्ट से उठा के उनको दिया जा सके। बांदा में फतेहपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक डंपर में आग लग गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने यातायात बहाल कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।